मेरा नाम है भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास में हम करेंगे द लास्ट लेसन। आपको एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है, साथ ही साथ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी। आइए स्टार्ट करते हैं अल्फोंसे डॉडिये के द्वारा लिखी गई ये एक प्यारी छोटी सी कहानी द लास्ट लेसन। दो कैरेक्टर्स इसमें देखने के लिए मिलेंगे, एक है एम हैमिल और एक है फ्रांस। अब ध्यान से सुनिएगा, ये बात है फ्रैंको पर्शियन वॉर के टाइम की। उस टाइम पर फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट्स एल्सेस और लॉरेन जो है वो पर्शियाई हाथों में चले गए थे और अब ये ऑर्डर्स आ गए थे कि भाई अब तुम फ्रांस के लोग जो हो वो अब जर्मन के हो गए हो, तो अब तुम फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ोगे, अब तुम जर्मन लैंग्वेज पढ़ोगे। ठीक है, तो इस कहानी के अंदर बताया जा रहा है कि वॉर जब होता है तो किस तरीके से उसका इंपैक्ट जो है वो आम लोगों पर पड़ता है, कैसे उनकी आइडेंटिटी छीन ली जाती है और कैसे केवल जो वॉर लड़ रहे हैं वो ही नहीं बट जो आम जनता है वो भी इससे बहुत ज्यादा परेशान होती है और बहुत सारे चेंजेस उसे झेलने पड़ते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। अल्फोंसे डॉडिये ने ये चैप्टर लिखा है। 1840 में इनका जन्म हुआ था और 1897 में इनकी डेथ हुई थी। फ्रेंच नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर ये थे। लास्ट लेसन जो है वो फ्रैंको पर्शियन वॉर के टाइम का है, मतलब 1870 से 1871 में जब फ्रांस की हार हुई थी। किनके द्वारा? पर्शिया के द्वारा, लेड बाय बिस्मार्क। बिस्मार्क, लेड बाय बिस्मार्क मतलब उनकी जो सेना थी उनका नेतृत्व कर रहे थे बिस्मार्क। ठीक है, तो उनके नेतृत्व में एक तरीके से क्या हुआ था, उनके लीडरशिप में एक तरीके से क्या हुआ था कि वो पूरी सेना को टैकल कर रहे थे, जो चीफ वगैरह नहीं होते हैं वैसे। तो तब हार हो गई थी। अभी ये एक मैप आपको दिख रहा है, यहां पर ये फ्रांस दिख रहा है, ये पिंक कलर में, ये येलो में और ये ग्रीन में। तो ये येलो और ग्रीन जो है ना ये पूरा जर्मन एम्पायर है और ये जो ग्रीन है ना दिख रहा है, ये येलो और ग्रीन पूरा जर्मन एम्पायर है और ये ग्रीन जो है ये किंगडम ऑफ पर्शिया है। तो ये सारा जो है अब लॉरेन और एल्सेस भी इसी के अंडर आ गया। ठीक है, तो ये पहले फ्रांस के अंदर हुआ करता था। अब ध्यान से सुनना। Persia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria। कि पर्शिया क्या था? पहले के बारे में बता रहे कि उस समय पर पर्शिया के अंदर कौन कौन से नेशंस थे, जो अभी नेशंस कौन से हैं? जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, ये पहले सब पर्शिया के अंदर थे। ठीक है, In this story, the French district of Alsace and Lorraine have passed into Persian hands। अब इस कहानी में क्या होता है, अल्सेस और लॉरेन जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो पर्शियाई हाथों में चली जाती हैं। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि स्कूल की जो जिंदगी है वो किस तरीके से बदलती है जब भी आप कोई वॉर हार जाते हो। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। I started for school very late that morning and in great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them। मैंने शुरू किया उस दिन स्कूल बहुत लेट, ठीक है, और मुझे बहुत ज्यादा ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, डर लग रहा था। किसका? डांट का। खास तौर पर क्योंकि एम हैमिल ने कहा था कि वो मुझसे क्वेश्चन करेंगे पार्टिसिपल्स पर एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मैंने उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, पढ़ा था तो मुझे एक वर्ड भी नहीं आता था पार्टिसिपल्स का। ठीक है, फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। अभी एक टाइम के लिए तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि मैं भाग जाता हूं, बंक कर लेता हूं एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और बाहर बढ़िया अपने, इतना अच्छा दिन है, अपने आराम से बाहर समय बिताता हूं। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, बहुत ही गर्म और ब्राइट, मतलब सूरज उगा हुआ था और अच्छा खासा एक ब्राइट चेयरफुल डे था। ठीक है, द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज आ रही थी। एट द एज ऑफ द वुड्स, वुड्स क्या होते हैं? जंगल। तो पेड़ों पर चिड़चिड़ाएं कह रही हूँ, चिड़ियाएं बैठी है और वो चहचहा रही है। ठीक है, चिरपिंग, चहचहाना। ठीक है, एंड इन द ओपन फील्ड बैक एट द सॉमिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और पर्शियाई सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे, मतलब प्रैक्टिस कर रहे थे, अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे। कहां पर? सॉमिल। सॉमिल जहां पर लकड़ियां काटी जाती हैं। ठीक है, तो वहां पर सॉमिल के पीछे एक खाली मैदान था, वहां पर पर्शियाई सोल्जर्स जो है वो ड्रिल कर रहे थे। पर्शियाई सोल्जर्स बताए जा रहे हैं, दैट मीन्स ये साफ बताया जा रहा है कि अब जो एल्सेस और लॉरेन है वो पर्शियाई हाथों में है, इसीलिए पर्शियाई सोल्जर्स वहां पर ड्रिल कर रहे हैं, है ना। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। अब बोले ये सब कितना टेम्पटिंग था। टेम्पटिंग मतलब भाई ये ज्यादा अच्छा था, है ना, लालच भरा था ये कि मैं ये सब देखता हूं ना, मैं क्यों स्कूल जाऊं, वो भी उस दिन जिस दिन मुझसे क्वेश्चन होने वाला है, जो मुझे आता ही नहीं है।
बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल। बोले पर मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ थी टू रेजिस्ट, कि मैंने अपनी इन सारी टेम्पटेशंस को रेजिस्ट किया एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, स्कूल की तरफ निकल लिया। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. अभी जब मैंने टाउन हॉल क्रॉस किया ना, पूरे गांव वगैरह जो होते हैं वहां पर एक ऐसा एरिया होता है, टाउन हॉल होता है, जहां पे जो भी मीटिंग्स होती हैं या जो भी चीजें होती हैं वो वहीं होती हैं, ठीक है। तो टाउन हॉल पे एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था और बुलेटिन बोर्ड पे अक्सर वॉर के टाइम पे जो भी न्यूज होती थी वो वहीं छपती थी। उस टाइम पे ये टीवी रेडियो वगैरह इतना नहीं होता था, ठीक है। तो बुलेटिन बोर्ड के बाहर जो है बहुत भयंकर भीड़ लगी हुई है, और जब भी बुलेटिन बोर्ड के बाहर भीड़ होती थी ना बच्चों, मतलब कोई ना कोई बुरी खबर आई है, ऐसा समझ जाते थे लोग। फॉर द लास्ट 2 years ऑल द बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, क्योंकि पिछले 2 साल से हर बुरी खबर वहीं से आई थी। द लॉस्ट बैटल्स, जो भी बैटल्स हम लोग हारे हैं उसकी खबर बुलेटिन बोर्ड पे छपती है। द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट क्या होता है, जब आपको बोला जाता है कि भाई आपको फोर्सफुली अब आर्मी ज्वाइन करना पड़ेगा या वॉर में जाके लड़ना पड़ेगा, दैट इज द ड्राफ्ट। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर के जो भी ऑर्डर्स होते थे वो सब। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और मैंने अपने आप से सोचा, पूछा, सोचा, क्या सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, What can be the matter? तो मतलब वो ऐसे क्रॉस करता हुआ जा रहा है और वो देख रहा है अच्छा इतनी भीड़ है यार, अब क्या हो गया होगा, ऐसे सोच रहा है वो। Then as I hurried by as fast as I could go, पर जैसे ही मैं जल्दी जा रहा था, जितना जल्दी मैं जा सकता था, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me. अभी जो ब्लैकस्मिथ वॉचर था ना वहां पर, वो अपने अप्रेंटिस, अप्रेंटिस मतलब अपने ट्रेनी के साथ, अप्रेंटिस नौसिखिया जो होता है, जो सीख रहा होता है काम अभी नया नया, ठीक है, उसके साथ क्या कर रहा था, रीडिंग दी बुलेटिन, बुलेटिन पढ़ रहा था। और उसने मुझे आवाज दी, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। बोले इतना जल्दी जल्दी क्यों जा रहा है, दौड़ के पहुंच जाएगा आराम से स्कूल। अब फ्रांस को लगा कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, बट एक्चुअल में क्योंकि उसने बुलेटिन बोर्ड पर खबर पढ़ ली थी तो उसे पता था कि वो क्यों बोल रहा है, पर अभी तक फ्रांस को नहीं पता कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है, ठीक है। I thought he was making fun of me and reached M. Hamel's little garden all out of breath. तो मैं, मेरे साथ चढ़े हुए थे और मुझे लगा ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, तो मैं हाफता एम हैमल के छोटे से गार्डन में पहुंच गया। आपने देखा वो स्कूल कैसा था, अभी आपको पता चलेगा। 40 साल से एम हैमल वहां काम कर रहे हैं, उन्होंने ही वो पौधे लगाए थे जो अब इतने बड़े बड़े हो गए थे, ठीक है, अभी पता चलेगा। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बसल। अब आमतौर पर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, देखो अभी तक बुलेटिन बोर्ड वाला जो पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आ जाता है। स्टार्टिंग वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है कि फ्रांस उस दिन स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था और क्या चीजें थी जो उसे लुभा रही थी। तीसरा, यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि स्कूल जो है आमतौर पर कैसा होता था और उस दिन कैसा था, ठीक है। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बसल। आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था तो बहुत चहचहाट, बसल मतलब शोर शराबा होता था, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। और इतना जोर जोर से होता था कि अगर आप बाहर गली में भी खड़े हो ना तो दूर तक सुन सकते हो कि भाई स्कूल से आवाज आ रही है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लेना अपनी बुक्स में। डेस्क के खुलने और बंद करने की आवाजें। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, एक सुर में बच्चे लेसन्स को रिपीट कर रहे हैं, कान पे हाथ रख के बार बार रिवाइज कर रहे हैं, जोर जोर से पढ़ रहे हैं। वेरी लाउड, जोर जोर से, विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, हाथ कान पे रख के, टू अंडरस्टैंड बेटर, ताकि ये जो शोर शराबा है वो ना आए और उन्हें अच्छे से समझ में आए। जैसे बचपन में हम याद करते ना, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडिया माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई लव माई कंट्री, ऐसे एक धुन में जोर जोर से बच्चे लगे हुए हैं याद करने में। तो यूनिसन एज इन एक स्वर में, जोर जोर से, साथ साथ। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर्स के रूलर को टेबल पे रैप करने की आवाज आ रही है, ठीक है, मारने की। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब सब बिल्कुल शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क। अभी मैं किसके भरोसे आया था, काउंटेड ऑन मतलब मैंने किस पे भरोसा किया था कि स्कूल में जो कमोशन, शोर शराबा हो रहा होगा, मैं क्या करूंगा, चुपचाप सुमड़ी में क्लास में जाके बैठ जाऊंगा। उसने ये सोचा था, बट उस दिन तो बिल्कुल शांति हो गई, ठीक है, विदाउट बीइंग सीन, और मुझे कोई नहीं देख पाएगा। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन मेरी तो किस्मत खराब है ना, उस दिन बिल्कुल स्कूल ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई संडे मॉर्निंग हो, मतलब एक भी बच्चा स्कूल में ना हो, इतना सन्नाटा था स्कूल में। सोचो
थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस. मैंने खिड़की से देखा मेरे सारे क्लासमेट्स पहले से ही क्लास के अंदर बैठे हुए हैं. एंड एम हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर. और जो एम हैमिल है वो आगे पीछे घूम रहे हैं रूलर लेके क्लास में एकदम. तो उन्हें बहुत खड़ूस लगता था वो. ठीक है. आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी. अब मुझे दरवाजा खोल के सबके सामने क्लास में एंट्री लेनी थी. एंड दैट वॉज रियली एम्बैरेसिंग. बहुत एम्बैरेसिंग था यार ये. यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज. आप सोच सकते हो मैं कितना भयंकर तरीके से शर्मिंदा, एम्बैरेस और डरा हुआ, फ्राइटेंड, डरा हुआ, ब्लश्ड. एम्बैरेसमेंट की वजह से मेरे गाल लाल हो गए, शर्म की वजह से. But nothing happened. M. Hamill saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little Franz." पर वो बोलते कि कुछ भी नहीं हुआ. M. Hamill ने मुझे देखा और बहुत प्यार से बोला, "Go to your place quickly, little Franz." अब ये कैसे हो गया? चलो अपनी सीट पे जाओ जल्दी फ्रांस. We were beginning without you. हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे. I jumped over the bench and sat down at my desk. तो मैं तो भाई अपनी बेंच के ऊपर से कूदा and sat down at my desk. और चुपचाप अपनी डेस्क पे जाके बैठ गया. Not till then when I had got a little over my fright. बोले अब ज्यादा देर नहीं हुई थी और मैं अपने डर से बाहर निकल ही रहा था. Did I see that our teacher had on beautiful green coat. अभी बोले मैंने देखा कि टीचर ने बढ़िया ग्रीन कोट पहना है, फ्रिल वाली एकदम शर्ट पहनी हुई है, ये तो कुछ अलग है. ठीक है. एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. क्या टीचर ने क्या पहना हुआ था और क्यों? टीचर ने ग्रीन कलर का कोट, व्हाइट ये फ्रिल वाली शर्ट पहनी हुई थी, सिल्क कैप लगाया हुआ था, एम्ब्रॉयडरी थी उस पर, that he never wore except on inspection and prize days, जो वो केवल इंस्पेक्शन और प्राइज डेज पर पहना करते थे. Besides, the whole school seemed so strange and solemn. अब हालांकि जो भाई स्कूल तो बहुत ही ज्यादा सीरियस, अजीब सा, स्ट्रेंज और सॉलम, शांत और बिल्कुल विचित्र दिखाई दे रहा था कि कुछ भी शोर शराबा नहीं है, जो अक्सर ऐसा होता नहीं है. बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज किया वो क्या था? टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी. कि जो पीछे वाली बेंचेस थी जो हमेशा खाली रहती थी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स. कि गांव के कुछ लोग आके पीछे बैठे हुए थे हमारी तरह, बच्चों की तरह. Old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postman and several others besides. तो भाई ओल्ड होजर आया हुआ था, मेयर आया हुआ था, पोस्टमास्टर आया हुआ था, ऐसे गांव के बहुत सारे बड़े बड़े और बुजुर्ग लोग आए हुए थे. ठीक है. फॉर्मर क्यों बोला गया? फॉर्मर पोस्टमास्टर, फॉर्मर मेयर, जो पहले पोस्टमास्टर थे या पहले मेयर थे, अब बूढ़े हो गए, रिटायर हो गए हैं और अब वो आके बैठे हैं. ठीक है. एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और भी लोग बैठे हुए थे वहां पर. एवरीबडी लुक्ड सैड, और हर कोई उदास दिख रहा है. The Hauser had brought an old primer. अभी हॉजर ने क्या लिया था? ओल्ड प्राइमर ले रखा था. ओल्ड प्राइमर यहां पर क्या है? अल्फाबेट वाली जो बुक होती है ना बेटा, ABCD वाली, वर्णमाला टाइप, उसे ओल्ड प्राइमर बोलते हैं यूजुअली. ठीक है. तो उन्होंने ओल्ड प्राइमर, बहुत पुराना, एकदम यूज्ड, एकदम पुरानी सी एक किताब ले रखी है अल्फाबेट की. थम्ब्ड एट द एजेस, जो किनारों पे से बिल्कुल ऐसे पुरानी हो चुकी है. एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने अपने घुटनों पे उसको खोला हुआ है. विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और बड़े बड़े उनके जो चश्मे हैं वो उन पेजेस के बीच में रखे हुए हैं. व्हाइल आई वाज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, और जब मैं इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था, M. Hamill mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said. M. Hamill उठते हैं अपनी चेयर से और बोलते हैं बहुत ही जेंटल टोन में. ठीक है. जो उन्होंने मेरे लिए भी यूज की थी. सेड, माई चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू. ये थी भयंकर खबर कि बेटा ये लास्ट लेसन है जो मैं आज तुम्हें देने जा रहा हूं. एंड द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ध्यान रखना कि ऑर्डर आए हैं बर्लिन से टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन. की एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में अब से केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी. एंड द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और नया मास्टर जो है वो कल आ रहा है. दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव. ये तुम्हारा लास्ट लेसन है और मैं चाहता हूं कि तुम बिल्कुल अटेंटिव हो आज के लेक्चर में. ठीक है. What a thunderclap these words were to me. Oh, the wretches!
दैट वॉज दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। बोले ये शब्द ना बिजली की तरह गिरे मेरे ऊपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसने बोला कि भगवान राम, भाई अच्छा ये छपा हुआ था क्या वहां पे बुलेटिन बोर्ड पे टाउन हॉल में, माई लास्ट फ्रेंच लेसन। अब वो सोचता है मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन, वाई, क्यों, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। बोले मुझे तो फ्रेंच लिखनी भी नहीं आती यार, शुड नेवर लर्न एनी मोर, क्या मुझे बिल्कुल भी पढ़ने के लिए नहीं मिलेगी कभी भी, आई मस्ट स्टॉप देयर देन, अब हमें यही रुकना पड़ेगा। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। मैं कितना बुरा फील कर रहा था कि मैंने अपने लेसन्स को अच्छे से नहीं पढ़ा। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, कि मैं चिड़ियों के अंडे ढूंढ रहा हूं, है ना, फिसल पट्टी में झूल रहा हूं, इधर उधर जा रहा हूं, मेरे को इन सब चीजों में मजा आ रहा है, और अब मुझे कभी ये पढ़ने को मिलेगा ही नहीं अपना लैंग्वेज। बुरा लग रहा था यार उसको। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यू सेंस अ व्हाइल अगो। बोली ये किताबें जो मुझे थोड़ी देर पहले बकवास लग रही थी, सो हैवी टू कैरी, जो मुझसे उठ नहीं रही थी। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, मेरी ग्रामर, ये जो हिस्ट्री थी सेंट्स की, और ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब ये मेरे पुराने दोस्त हो गए हैं, दैट आई कुडंट गिव अप, जिन्हें मैं नहीं छोड़ सकता। एंड एम हैमिल टू, और एम हैमिल को भी मैं नहीं छोड़ सकता यार। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, ये आइडिया कि भाई अब क्या हो रहा है कि वो जा रहा है, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि अब मैं इन्हें वापस कभी नहीं देख पाऊंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर। मैं सब भूल गया कि कितने खड़ूस वो थे, मारते थे, रूलर यूज करते थे, कितने क्रैंकी थे, कितने खड़ूस थे, मैं सब भूल गया। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन। कह रहे बेचारा आदमी यार, अच्छा ये लास्ट लेसन के सम्मान में आज ये कपड़े पहन के आया है, संडे क्लोथ्स। And now I understood why the old men of the village were sitting there. और अब मुझे समझ में आया कि क्यों वो बूढ़े लोग बैठे हुए हैं पीछे, in the back of the room, कमरे के पीछे, बैक में, बैक बेंचेस पे क्यों बैठे हुए हैं? It was because they were sorry too. क्योंकि वो बहुत सॉरी फील कर रहे थे कि यार हमने भी ढंग से पढ़ाई नहीं की, that they had not gone to school more, कि हम क्यों नहीं जाते थे स्कूल, हमें जाना चाहिए था। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। ये उनका तरीका था हमारे मास्टर को थैंक यू बोलने का, ठीक है, कि आपने 40 साल क्या दिया, अपनी यहां पर सर्विस दी, तो हम आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं, एंड शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर, और रिस्पेक्ट शो करने उस कंट्री को जो अब उनकी नहीं रही। तो वो दुख में थे क्योंकि अब उनसे सब कुछ छीना जा रहा था, है ना। अक्सर हमारे पास जब चीज होती है ना तो हम उसकी कदर नहीं करते, पर जब वो चली जाती है तब हमें कदर होती है। While I was thinking of all this, I heard my name called. अब जब मैं इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था तो सडनली मुझे सुनाई दिया मेरा कोई नाम ले रहा है। It was my turn to recite. अब ये मेरी बारी थी recite, पढ़ने की। क्या? What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. अब मुझे क्या करना था? What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through? अभी मेरी बारी थी किस चीज की, पार्टिसिपल के रूल पढ़ने की, लेकिन मैं नहीं पढ़ पा रहा था एक भी शब्द जो कि मुझे बिना रुके अटके पढ़ देने चाहिए थे, राइट, एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना मिस्टेक के, बट मैं ऐसा नहीं कर पा रहा था। बट आई गॉट मिक्सड अप, मैं मिक्सड अप हो गया ऑन द फर्स्ट वर्ड, राइट। मुझे कैसे पढ़ने चाहिए थे, कैसे पढ़ने चाहिए थे, बिना रुके, बिना अटके, लाउड और क्लियर, है ना, पर I got mixed up on the first words and stood there. पहले शब्द पे मैं अटक गया और मैं खड़ा रहा, holding on to my desk, अपनी डेस्क को पकड़कर, and my heart beating and not daring to look up. और मेरा दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था और मेरे में हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ऊपर अपनी नजरें उठाकर देखूं। I heard M. Hamill say to me, I won't scold you. मैंने सुना M. Hamill को ये कहते हुए कि मैं तुझे नहीं डांटूंगा, अब डांट के क्या फायदा आखिरी दिन। Little Franz, you must feel bad enough. तुझे इतना बुरा लगना चाहिए छोटे फ्रांस। सी हाउ इट इज, देखा कैसे होता है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, हर रोज हम अपने आप को कहते रहे, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि भाई बहुत टाइम है मेरे पास, आई विल लर्न इट टुमारो, कल पढ़ लूंगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और देखा आज हम कहां आकर खड़े हो गए हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस, यही तो प्रॉब्लम है एल्सेस का,
शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, हमेशा कल पर टाल देते हैं चीजें, हमेशा एल्सेस कल पर टालता है चीजें. नाउ दोस फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब वो जो लोग बाहर खड़े हैं उन पे हक है ये तुम्हें बोलने का. हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, कि तुम लोग अपने आप को फ्रेंचमैन बोलते हो, कैसे बोल सकते हो? एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज. बोले तुम फ्रेंचमैन हो और अपनी भाषा नहीं लिख पढ़ पाते हो, कैसे? बट यू आर नॉट द वर्स्ट, पुअर लिटिल फ्रांस. पर वो बोलते हैं कि केवल तुम्हारी गलती नहीं है छोटे फ्रांस, केवल तुम्हारी गलती नहीं है छोटे फ्रांस. वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद, कि बोले हम सबको जितने भी बंदे हम क्लास में बैठे हुए हैं, जितने भी यहां पर लोग हैं, बोले हम सबको पछतावा होना चाहिए इस चीज का, और हम सबकी गलती है यहां पर. वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद, कि हमें हर एक इंसान को, जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं ना, हम सबकी गलती है, हम सबको इस चीज का एहसास होना चाहिए और पछतावा होना चाहिए. ठीक है. योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्जियस इनफ टू हैव यू लर्न, बोले तुम्हारे पेरेंट्स को इतनी चिंता ही नहीं थी कि तुम्हें सिखाएं चीजें. दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, वो सोचते थे कि भाई 2 पैसे कमा के लाएगा, फार्म पे भेज दिया, मिल पे भेज दिया काम करने के लिए, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि थोड़ा ज्यादा पैसा कमाया जा सके. एंड आई हैव बिन टू ब्लेम ऑल्सो, और बोले हम सभी को ब्लेम करना चाहिए ना, मैं भी हूं, हम सब में मैं भी आता हूं, मुझे खुद को भी ब्लेम करता हूं मैं. हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, मैं कितनी बार तुम्हें अपने फ्लावर्स को पानी देने के लिए भेज देता था, इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स. तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत. क्वेश्चन आता है कि किस किस को ब्लेम करते हैं एम हैमिल, तो किस किस को ब्लेम करते हैं बताओ? खुद को, बाकी के बच्चों को, पेरेंट्स को, सबको ब्लेम करते हैं. एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब भी मुझे फिशिंग के लिए जाना होता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलिडे, क्या मैं सिर्फ तुम्हें छुट्टी नहीं दे देता था कि कोई बात नहीं आज छुट्टी मनाओ, मुझे फिशिंग पे जाना है, अपने फायदे के लिए. सो देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमिल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज. फिर एक के बाद एक एम हैमिल बात करते रहे फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, saying that it was the most beautiful language in the world. very very important. एम हैमिल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बोला? उन्होंने बोला कि भाई ये दुनिया की सबसे क्लियर, मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना, यहां से क्वेश्चन आता है और हमें इसे गार्ड करके रखना चाहिए, इसे कभी नहीं भूलना है. बिकॉज वेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, क्योंकि जब लोगों को गुलाम बना लिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, लेकिन जब तक वो अपनी भाषा पर पकड़ बनाकर रखते हैं, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन. इसका मतलब ये वैसे ही है कि उनके पास उनके प्रिजन की चाबी है. पर अगर अपनी भाषा का छोड़ दोगे तो दैट मीन्स आप अपनी आइडेंटिटी खो दोगे और आप उनके पूरे तरीके से गुलाम बन जाओगे, है ना. So then he opened a grammar and read us our lesson. तो उन्होंने ग्रामर का बुक खोला और फिर हमें हमारा लेसन पढ़ाया. I was amazed to see how well I understood it. और बोले मैं इतना सोच रहा था कि कितने अच्छे से समझ में आ रहा है मुझे, हमेशा तो ये बहुत मुश्किल लगता था, आज इतने अच्छे से समझ आ रहा है. All he said seemed so easy, so easy. और जो भी उन्होंने कहा वो इतना easy लग रहा था. I think too that I had never listened so carefully. मुझे ये लगा कि शायद आज से पहले मैंने इतना ढंग से कभी सुना नहीं, and that he had never explained everything with so much patience. और शायद आज से पहले उन्होंने इतने पेशेंस के साथ कभी पढ़ाया ही नहीं. Right? So it seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. तो ऐसे लग रहा था कि वो बेचारा आदमी ना हमें जाने से पहले सारा अपना ज्ञान देके जाना चाहता है, and to put it all into our heads. और वो चाहते कि इस एक ही क्लास में मैं सब कुछ इनके दिमाग में डाल जाऊं, सब कुछ at one stroke. After the grammar we had a lesson in writing. ग्रामर के बाद हमारा राइटिंग का लेसन था. That day M. Hamill had new copies for us. और उस दिन M. Hamill हमारे लिए नई कॉपीज लाए थे, जिसमें क्या लिखा था? बहुत ही कर्सिव राइटिंग में एल्सेस और लॉरेन लिखा था. ठीक है, सॉरी फ्रांस और एल्सेस लिखा था. They looked like little flags floating everywhere in the school room. और वो कैसा लग रहा था कि मान लो हर एक कॉपी में छोटे छोटे झंडे लगे हुए हो, ऐसा लग रहा था, वो बोलता है. ठीक है ना.
hung from the rod at the top of our desk, जो एक रॉड से लटका हुआ है और हमारे डेस्क के टॉप पे रखा है। तो दैट मीन्स जो कॉपियां उन्होंने बांटी, उन कॉपीज के अंदर एल्सेस और फ्रांस लिखा हुआ था, तो वो झंडों की तरह लग रहे थे। तो यहाँ पर एक पेट्रियोटिक एंगल दिखाने की कोशिश की गई है, एक देशभक्ति वाला एंगल, ठीक है। You ought to have seen how everyone set to work. तुम्हें देखना चाहिए था कि हर एक इंसान कैसे काम कर रहा था उस दिन क्लास में, and how quiet it was, और कितनी शांति थी। The one sound was the scratching of the pens over the paper. केवल एक साउंड आ रही थी, पेन की पेपर पर स्क्रैच करने की जो आवाज होती है, मतलब लिखने की जो आवाज होती है। Once some beetles flew in, तो कुछ कीड़े, बीटल होता है ना, वो कमरे के अंदर उड़कर आ गया। बट nobody paid any attention to them. अभी क्लास में चाहे एक चींटी आ जाए, बच्चे का ध्यान तुरंत चला जाता है। उस दिन एक भी इंसान का ध्यान नहीं गया, एक भी इंसान का उस पर ध्यान नहीं गया, नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, कि जो छोटे से छोटे बच्चे बैठे हुए थे ना, उनका भी नहीं। Who worked right on tracing their fish hooks. fish hook क्यों बोला गया? fish hook मतलब ये जैसे कर्सिव हैंड राइटिंग होती है ना, तो इसलिए इन्हें fish hook बोला गया, ठीक है, कि भाई वो भी अपने कर्सिव राइटिंग लिखने में लगे हुए हैं, जैसे सर ने लिख के दिया हुआ था, ठीक है, एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू, जैसे कि वो भी फ्रेंच हो। कहने का मतलब कि अब उन्हें वो लैंग्वेज पढ़ने के लिए मना कर दिया गया, तो लिखने का काम भी वो जो कर रहे थे, जो हैंड राइटिंग का, कर्सिव राइटिंग का, वो भी इतना डेडिकेशन से कर रहे थे कि जैसे वो भी फ्रेंच हो, ठीक है। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन आ जाता है। वो कहते हैं कि छत पर ना कबूतर जो थे, पिजन्स जो थे, वो आवाज निकाल रहे थे, अपनी जो कूइंग की आवाज होती है। विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन दी पिजन्स, और मैं मन ही मन सोचता हूं कि क्या ये इनसे भी, बोले ये इनसे भी जर्मन बुलवा लेंगे क्या? हमसे तो बुलवा लोगे, तुम इनसे भी बुलवा लोगे। यहां पर एक रेफरेंस ये दिया जा रहा है कि जब वॉर होता है या आपके ऊपर कोई भी चीज डाली जाती है, ठीक है, तो हर एक चीज अफेक्ट होती है, मतलब आपका आसपास का इन्वायरमेंट पूरे तरीके से उससे प्रभावित होता है, ये बोला जा रहा है। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing. और बोले जब भी मैंने ऊपर उठकर देखा, मैं लिख रहा था और मैंने एम हैमल को ऐसे देखा, तो वो चुपचाप मोशनलेस अपनी चेयर पर बैठे हुए थे, ठीक है, और एक एक करके एक एक चीज को घूर घूर कर देख रहे थे। Then at another, पहले एक को देखते, फिर दूसरे को, फिर दूसरे को, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. जैसे कि वो फिक्स कर लेना चाहते हैं हर एक चीज को अपने दिमाग में कि कैसे उस स्कूल के कमरे की हर एक चीज दिखती है, और मैं मन में इसको अपने बसा लेता हूं। For 40 years he had been there in the same place. 40 साल से वो लगातार उधर आ रहे हैं, सेम प्लेस पर, with his garden outside the window and his class in front of him. कि उस खिड़की के बाहर उनका गार्डन और वहां पर उनकी क्लास उनके सामने, जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल वैसे ही। ऑन द डेस्क एंड बेंचेस had been worn smooth. बोले वो डेस्क और बेंचेस worn smooth, पुरानी हो गई थी, काफी घिस गई थी, तो स्मूथ हो गई थी। The walnut trees in the garden were taller. जो walnut trees गार्डन में लगाए थे वो लंबे हो गए थे। And the hopvine that he had planted himself twined about the windows to the roof. और जो बेल उन्होंने लगाई थी वो पूरा खिड़की के ऊपर लिपट चुकी थी। How it must have broken his heart to leave it all. कैसे उनका दिल टूटा होगा ये सब छोड़ के जाने में, है ना। Poor man to hear his sister moving about in the room above. बेचारा आदमी, ऊपर वाले कमरे में ही बहन क्या कर रही है, उसका कपड़ा पैक कर रही है, बैग पैक कर रही है, ट्रंक में कपड़े डाल रही है। Packing their trunks for they must leave the country next day, क्योंकि अगले दिन उन्हें कंट्री छोड़कर जाना है। But he had the courage to hear every lesson to the very last. लेकिन उसके अंदर ये करेज था, साहस था कि वो हर एक लेसन को अंत तक सुनता। लिखने के बाद वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, लिखने के बाद हिस्ट्री का लेसन था। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बे बी बे बू बू, ठीक है। उसके बाद जो छोटे छोटे बच्चे थे वो अपने बा बे बी बू जो भी उन्हें सिखाया जा रहा था वो चैंट कर रहे थे, गा रहे थे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम एन ओल्ड हॉजर had put on his spectacles and holding his primer in both hands. पीछे वाली बेंच पे ओल्ड हॉजर बैठा था और उसने चश्मा लगाया हुआ था, प्राइमर हाथ में ले रखा था। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, उनके साथ उन लेटर्स को बोल रहा था, बच्चों के साथ ही। You could see that he too was crying. आप देख सकते थे कि वो भी रो रहा था। His voice trembled, आवाज कांप रही थी with emotion and it was so funny to hear him. और ये बहुत ही फनी था उसको सुनना, that we all wanted to laugh and cry, कि हम सब
हंसना भी चाहते थे और रोना भी, ठीक है। हाउ वेल आई रिमेंबर इट द लास्ट लेसन, कह रहे कितने अच्छे से मुझे याद है ये लास्ट लेसन। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और इतने में ही जो चर्च की क्लॉक होती है ना वो बज जाती है, ठीक है, 12 बज गए। देन द एंजलस, एंजलस एज इन उनकी कोई प्रेयर होती है जो 12 बजे होती है क्रिश्चियंस में। एट द सेम टाइम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, उसी समय पर ट्रम्पेट्स के बजने की आवाज आती है, ठीक है। तो पर्शियंस जो थे वो अपने ड्रिल से वापस आ रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, तो हमारी खिड़की के नीचे हमें उनकी आवाज आ रही थी। एम हैमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, एम हैमल खड़े हुए, बिल्कुल पीला था उनका चेहरा, डल, पेल मतलब डल। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, और बोले इतना मतलब गर्व से खड़े होते हुए और टॉल एकदम स्ट्रेट खड़ा हुआ मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, इतने कॉन्फिडेंस और करेज के साथ जब वो खड़े हुए। माई फ्रेंड सेड ही, मेरे दोस्तों उन्होंने कहा आई बट समथिंग चोक्ड हिम मतलब बोल नहीं पाए वो। ही कुड नॉट गो ऑन, आगे नहीं बोल पाए। देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। ही टुक अ पीस ऑफ चॉक, चॉक का एक पीस लिया, एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी ताकत के साथ ही रोट एज लार्ज एज इट कुड, और जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा बच्चों उन्होंने लिखा, विवे ला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस। Then he stopped and leaned his head against the wall, फिर वो रुक गए और अपना हेड ऐसे दीवार की तरफ करते हुए विदाउट अ वर्ड, बिना किसी शब्द के एक जेस्चर उन्होंने किया, एक ऐसे हाथ का इशारा किया, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल खत्म हो गया है, आप जा सकते हैं। और यहां पर उनका जो लास्ट लेसन था वो खत्म हो गया। सोचो कैसा रहा होगा एक टीचर के लिए ये सब कुछ। सोचने वाली बात है या नहीं है, बताओ आपको क्या लगता है, सोचने वाली बात है या नहीं है? है, राइट। चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास। इस चैप्टर का थीम था द पेन दैट इज इन्फ्लिक्टेड ऑन द पीपल ऑफ अ टेरिटरी बाय इट्स कॉन्करर्स बाय टेकिंग अवे द राइट टू स्टडी और स्पीक देयर लैंग्वेज। वो दुख जो कि एक इंसान के ऊपर या लोगों के ऊपर होता है जब उनके जगह को, उनकी टेरिटरी को उनसे छीन लिया जाता है, ठीक है। कॉन्करर्स कौन होते हैं? जो उनकी जगह को जीत जाते हैं, तो जीतने वाला इंसान, ठीक है। जब ले लेता है उनका, उनसे हक पढ़ने का, बोलने का, उनकी खुद की भाषा। तो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एटीट्यूड टू लर्निंग एंड टीचिंग रिस्पेक्टिवली, सब थीम ये है कि बच्चों का और टीचर्स का एटीट्यूड क्या रहता है चीजों के प्रति, और मेन थीम है कि कैसे जब आपसे आपकी आइडेंटिटी छीन ली जाती है तो आपको कैसा लगता है। तो लिंग्विस्टिक शोविनिज्म एक बहुत बड़ा थीम है इसके अंदर, कि जब आपके ऊपर भाषा थोपी जाती है, ठीक है, एक तरीके से, और बोला जाता है कि ये हमारी भाषा है और ये ही सबसे बेस्ट है और ये ही सबसे ऊपर है, ठीक है। तो दैट इज लिंग्विस्टिक शोविनिज्म, जिसके बारे में भी इस चैप्टर में बात हुई है। अब अगर आप चाहते हैं कि इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करवाए जाएं तो कमेंट सेक्शन में एनसीईआरटी सॉल्यूशंस टाइप कर दीजिएगा, मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आप सभी को करवा दूंगी। और ये थी हमारी आज की क्लास जो हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।